सुप्रभात कक्षा 6 के बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विद्या निकेतन पर। और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पौधों को जानिए इस पाठ के अंतर्गत हमने पेड़ पौधों के बारे में कई सारे जानकारियां हासिल की थी, जिनमें हमने ये पढ़ा था कि कुछ बहुत विशालकाय पेड़ होते हैं कि जिनके तने बहुत मजबूत होते हैं, शाखाएँ तने के काफ़ी ऊपर से निकलती है और जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं। कुछ पौधे मध्यम आकार के होते हैं जिनका तना ना तो कठोर होता है ना ही बहुत नाजुक होता है, और इनमें जो शाखाएं होती हैं वो तने के आधार से निकलती हैं, इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ पौधे कोमल तने वाले होते हैं और बहुत छोटे होते हैं और इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, इन्हें हम शाक कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ बेल की तरह के पौधे होते हैं जिन्हें हम लता कहते हैं, जिनमें विसर्पी लता और आरोही के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि पौधे जो होते हैं उनके कई भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। और फिर हमने पौधे के इन सभी भागों के बारे में बारी बारी से पढ़ा था। आज बारी है पाठ 7 पौधों को जानिए कि जो बुक्स की बैक एक्सरसाइज होती हैं, जो इसके क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनको करने की। तो सबसे पहले चलिए हम एक बार पाठ को दोबारा से सारांश देख लेते हैं पाठ का। तो आइए हम शुरू करते हैं। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्षों में किया जाता है। तने पर पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर भी हो सकता है। जिसको मैंने आपको जब मैंने इस पाठ को पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरह से इसमें मैंने क्या होती हैं शिरा विन्यास और जालिका रूपी शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास क्या होती हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखते हैं कि आगे हमने क्या पढ़ा था कि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं, जिसको कि हम सभी खाते भी हैं। पेड़ पौधे ही सिर्फ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी हम सभी जीवों में से कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधे पर ही निर्भर करते हैं। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। समझिए, अगर जड़ नहीं होंगे तो पेड़ पौधे कैसे खड़े रह पाएंगे। तो जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं और उसी की वजह से जो हमारे पौधे हैं वो खड़े रहते हैं। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मुसला जड़ें और रेशेदार जड़ें, जिनको कि हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मुसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। फिर हमने पढ़ा था तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। फिर हमने पुष्प के बारे में पढ़ा और ये भी जाना था कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, बाह्यदल क्या होता है, पंखुड़ी क्या होती है, पुंकेसर क्या होते हैं और स्त्री केसर क्या होता है। अब बारी है हमारे अभ्यास की और आइए हम अभ्यास शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। तो यहाँ जो कथन दिए गए हैं इनमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ हैं, तो उन्हें हम ठीक करेंगे। तो आप सुनते जाइए और मेरे साथ साथ करते जाइए अपनी किताब में। तो देखिए, सबसे पहले हमारा तना मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करता है। तो यहाँ पे तना नहीं होगा, तना थोड़ी ना करता है, ये तो जड़ का काम है ना। और हम यहाँ पे लिख देंगे जड़ और इसको दोबारा लिखेंगे। और अब हमारा जो ये वाक्य है ये हो जाएगा, जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। नेक्स्ट है हमारा ख, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। पत्तियां नहीं रखती, यहाँ भी हम लिख देंगे तना, क्योंकि पौधों को सीधा खड़ा कौन रखता है, तना। और अब हमारा जो ये वाक्य है वो बन जाएगा, तना पौधों को सीधा खड़ा रखती है। इसके बाद ग में है, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो जड़ें नहीं पहुंचाती, बल्कि कौन पहुंचाता है, वो तना। तना जड़ों से अवशोषित करती हैं और इसके जड़ें तो अवशोषित करती हैं मिट्टी से। इसके बाद तना जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं।
इसके बाद है घ, पुष्प में पुंकेसर एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान रहती है नहीं। सदा समान नहीं रहती, कभी जो पुष्प हैं उनमें पुंकेसर और पंखुड़ियों की संख्या सदा या कभी कभी समान भी रहती है और कभी कभी असमान भी रहती है। तो समान या असमान भी हम लिखेंगे। ठीक है, समान तथा असमान भी रहती हैं। अब अंगा देखिए क्या है। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उनकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी, कभी कभी हाँ और कभी कभी ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों उनकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उनकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, होंगी भी और नहीं भी। तो यहाँ भी लिख देंगे हम, होंगी या नहीं भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती है। और इस वाक्य को हम दोबारा लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे है हमारा। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, जुड़ा हो भी सकता है और जुड़ा नहीं भी हो। तो हम इसको सही करके क्या लिखेंगे? यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा भी और कभी कभी नहीं भी जुड़ा होगा। तो हम लिखेंगे जुड़ा होगा, तो यहाँ पे लिखा है, कभी कभी नहीं भी जुड़ा होगा, इसमें जोड़ देंगे हम। कभी कभी नहीं जुड़ा होता। ठीक, तो आप इसे अपनी किताब में कर लीजिए। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगी। तना मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करता है, तो इसको सही करके हम लिख देंगे जड़। तना को हटा देंगे और लिख देंगे जड़। जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं, तो पत्तियां हटा के हम तना कर देंगे। तना पौधों को सीधा रखती हैं। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, यहाँ भी गलत है, यहाँ हम लिखेंगे तना जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पुष्प में पुंकेसर और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान रहती है, कभी कभी समान रहती भी हैं और कभी कभी समान नहीं भी रहती। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो जरूरी नहीं है कि उनकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी रहेंगी, ये लिख देंगे हम। और यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी हम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा। और अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे हम अपना। चलिए हम शुरू करेंगे अपना प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न के चित्र बनाएं। तो निम्न के चित्र बनाएं में सबसे पहले पत्ती है, तो देखिए यहाँ पे पत्ती के चित्र बने हुए हैं यहाँ पे, और पत्ती के भागों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। तो आप इस चित्र को अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में बनाइए और इनके नाम भी आप लिखिए। तो देखिए ये है हमारा पटल कहते हैं इसको, इसे हम पटल कहते हैं। इसको हम कहते हैं तना, इसे हम पर्णवृत्त कहते हैं और इसे हम फलक कहते हैं, फलक। इन्हें देखिए शीरा कहते हैं। और इस भाग को हम मध्य शीरा कहते हैं। ठीक है, तो अब आप इस नामांकित चित्र को अपनी नोटबुक में बनाइए। दूसरा है हमारा मूसला जड़। तो ये वाली चित्र बनाइए आप। मूसला जड़ में क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है, जैसे इसमें है,
और बाकी उनके किनारे किनारे से जो पतली पतली छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं, इन्हें हम कहते हैं पार्श्व जड़ें। और जो ये बीच वाली जो मुख्य जड़ होती है, इन्हें ही हम कहते हैं मूसला जड़। मूसला जड़। और ये पतली जड़ों को हम कहते हैं पार्श्व जड़। तो ये आप बना लीजिए। चलिए अब आगे हम देखेंगे प्रश्न 3। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर हो। उसका नाम लिखिए और आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो आप यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे? हम उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, हाँ ऐसे कई पौधे हैं जिनका तना लंबा और दुर्बल होता है, जैसे कि सीताफल, तोरी, तरबूज, लौकी, खरबूजे, मनी प्लांट तथा अंगूर आदि। और इनको देखिए हम किस वर्ग में रखेंगे? इनके देखिए मैंने चित्र भी यहाँ पे डाल रखे हैं कि देखिए इनके तो तने होते हैं जो कितने लंबे होते हैं इनके तने, और काफ़ी ये दुर्बल यानी पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है, सहारा देने पर भी जो कमज़ोर तने वाले पौधे नहीं चढ़ पाते हैं और नीचे फैल जाते हैं, इनको हम बिसर्पी लता कहते हैं। और जो पौधे सहारा देने पर थोड़े ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें हम आरोही लता कहते हैं। तो हम इन ऐसे पौधों को किस वर्ग में रखेंगे? हम ऐसे पौधों को विसर्पी लता और आरोही लता के वर्ग में रखेंगे। ये भी लिखना है आपको, क्योंकि इसमें लिखा है प्रश्न में कि आप इसे किस वर्ग में रखेंगे। तो आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? इसे हम विसर्पी लता में और आरोही लता के वर्ग में रखेंगे। और कौन कौन से होते हैं ये ऐसे पौधे? सीताफल होती हैं, तोरी होती हैं, तरबूज होती हैं, लौकी, खरबूजे, मनी प्लांट, अंगूर, है ना। ये जो जितनी भी बेल वाले पौधे होते हैं ये सभी इस वर्ग में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और अब हम देखेंगे प्रश्न 4। पौधों में तने का क्या कार्य है? पौधों में तने का काम है, तना पौधों को सीधा तथा स्थिर खड़ा रखता है। दूसरा काम यह है कि यह पत्तों, फूलों, फलों और शाखाओं को सहारा देता है। तीसरा काम है तना जड़ों से जल और खनिजों को पत्तों तक पहुंचाता है, इसका तीसरा काम हो गया। चौथा काम है तना पत्तों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है, इसका 4 काम हो गया यहाँ पे। प्रश्न 5 है, निम्न में से किन पत्तों में जालिका रूपी शीरा विन्यास पाया जाता है? तो प्रश्न में ही है ये, गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया और गुड़हल। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? जालिका रूपी शीरा विन्यास किन में होता है? तो यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे तुलसी, धनिया और गुड़हल के पत्तों में जालिका रूपी शीरा विन्यास पाया जाता है। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि जालिका रूपी शीरा विन्यास किन में होता है? जिनकी पत्तियाँ इस टाइप की होती हैं, और जिनकी पत्तियाँ इस टाइप की होती हैं उनमें समांतर शीरा विन्यास होता है, क्योंकि उनमें ऐसे ऐसे होते हैं, तो ये समांतर शीरा विन्यास होते हैं। और जालिका रूपी शीरा विन्यास इस तरह से होते हैं। तो जिनके पत्ते थोड़े गोल से होते हैं उनमें जालिका रूपी शीरा विन्यास होता है, और जिनमें थोड़े लंबे पत्ते होते हैं उनमें समांतर शीरा विन्यास होता है। तो अब आप इनमें देखिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि तुलसी का पत्ता बिल्कुल गोल सा होता है तो उसमें भी जालिका रूपी शीरा विन्यास होगा। इसके बाद धनिये का पत्ता भी उसी तरह का होता है और गुड़हल का पत्ता भी उसी तरह का होता है। तो इनमें क्या होगा? इनमें पाए जाते हैं जालिका रूपी शीरा विन्यास। तो तुलसी, धनिया, गुड़हल के पत्तों में जालिका रूपी शीरा विन्यास पाया जाता है। प्रश्न 6 है हमारा, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शीरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो आपको अभी अभी मैंने पढ़ाया कि कैसा होगा। अगर रेशेदार जड़ हैं उनके, तो कैसे उनका जो शीरा विन्यास होगा उनकी पत्तियों का, वो होगा समांतर शीरा विन्यास। क्योंकि रेशेदार जड़ वाले पौधों के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए ऐसे होते हैं, और इनमें इस तरह के शीरा विन्यास होते हैं। तो ये हो गई हमारी समांतर शीरा विन्यास, और इनमें ही रेशेदार जड़ें होती हैं। जिनके पत्ते ऐसे घास के पत्ते होते हैं ना, तो उस तरह के पत्तों वालों के जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ें होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 7,
यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शीरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? तो उत्तर होगा उसकी जड़ें मूसला जड़ें होंगी। प्रश्न 8 है हमारा, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होंगी अथवा झकड़ा जड़ होंगी? इसको मैंने जब आपको ये पाठ पढ़ाया था बहुत अच्छी तरह से समझाया है मैंने उस वीडियो में आपको, तो आप उसे ज़रूर देखें एक बार। और यहाँ भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे हाँ, ये बहुत ही सरल है कि किसी पत्ती को अगर हम देख लें तो हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। यदि पत्ती की छाप में जालिका रूपी शीरा विन्यास का पता चलता है तो उसकी जड़ें कैसी होंगी? मूसला होंगी। और यदि समांतर शीरा विन्यास का पता चलता है तो उनकी जड़ें रेशेदार होंगी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 9, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखें। और उत्तर में हम लिखेंगे पुष्प के भाग निम्नलिखित हैं। तो सभी भागों के पहले हम नाम लिखेंगे। देखिए, बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकोश। तो ये हो गया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चित्र डाल के आपको समझाने के लिए चित्र डाला है। अब ऐसे आपके प्रश्न में नहीं है कि चित्र बनाना है, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊंगी। ये देखिए, फूलों के भाग। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह की जो संरचना आपको दिख रही है इन्हें हम पुंकेसर कहते हैं। जो पुंकेसर के ऊपर दाने दाने से आपको दिख रहे हैं इन्हें हम परागकोश कहते हैं। नीचे देखिए, जो इस तरह का शेप आपको दिख रहा होगा, इस तरह का, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्त्री केसर। इसके बाद ये है हमारा बाह्य दल। और इसे हम कहते हैं पंखुड़ियाँ। इन्हें हम कहते हैं पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में इसे बना लीजिए। चलिए आगे पढ़ेंगे। और हमारा प्रश्न 10, निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, तो यहाँ पे किन होगा। ठीक है, किन पौधों में फूल होते हैं? किन पौधों में फूल होते हैं? घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। और उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि इन सभी में फूल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 11, पौधों के उस भाग के नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो पौधे का वह भाग जो अपना भोजन यहाँ बनाता हो जाएगा, ये भी मिसप्रिंटिंग हो गया है, बनाता है, पत्ती कहलाता है। और ये प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जो पत्ते होते हैं वो भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए पत्तों को हम क्या कहते हैं? पौधों का रसोई घर भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट। प्रश्न 12, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? और आंसर होगा इसमें स्त्री केसर में। प्रश्न 13 है, ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्यदल होते हैं। बाह्यदल आपको बताया था मैंने क्या होते हैं। तो कुछ पौधों में, कुछ फूलों में क्या होते हैं, जो बाह्यदल होते हैं वो संयुक्त रूप में देखे जाते हैं, और कुछ में अलग बाह्यदल होते हैं। जैसे गुलाब में जो बाह्यदल होता है वो अलग होता है, जबकि धतूरे में बाह्यदल संयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे दोनों उदाहरण मैंने आपके लिए लिखे हैं। गुलाब यानी अलग बाह्यदल, धतूरा और इसमें होते हैं संयुक्त यानी जुड़े हुए बाह्यदल। तो देखिए, ये प्रश्न उत्तर आपका खत्म होता है। और आइए अब हम थोड़े इस पाठ में आए हुए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका परिभाषा जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी वो 1 नंबर के प्रश्न में भी आ जाते हैं या छोटे लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ जाते हैं। तो आप उनको अगर कर लेंगे तो आपका दोनों कवर हो जाएगा, आपकी परिभाषा का भी पूरा हो जाएगा आपका, और लघु उत्तरीय प्रश्न के वो उत्तर भी हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अब लिखेंगे परिभाषा, और इसे मैं आपको समझाती भी जाऊंगी, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल।
आरोही, कुछ कमज़ोर तने वाले पौधे जो सहारा देने पर ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे पौधों को हम आरोही कहते हैं। ऐसे पौधे आरोही पौधे कहलाते हैं। जैसे कि मनी प्लांट, उसको सहारा देने पे क्या होता है, वो ऊपर चढ़ जाता है, तो उन पौधों को हम कहते हैं आरोही। विसर्पी लता, कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं, उन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं। जैसे कि तरबूज के जो बेल होते हैं, तरबूज की जो लताएं होती हैं वो ज़मीन पर फैल जाती हैं। इसी तरह से तुरई, जो कि नेनुआ भी जिसको हम कहते हैं, उनके लते भी ज़मीन पर फैल जाते हैं। इसके बाद चलिए हम पढ़ेंगे शीरा। मैंने अभी आपको समझाया था कि शीरा क्या होता है। पत्तियों में जो रेखित संरचनाएं होती हैं उन्हें ही हम शीरा कहते हैं। शीरा विन्यास क्या होता है, पत्तियों पर शीराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शीरा विन्यास कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है ना, तो इन्हें हम कहेंगे, इन सबको हम क्या कहेंगे, शीरा विन्यास कहेंगे। ये हमारा मध्य शीरा कहलाता है और ये कहलाता है हमारा शीरा विन्यास। ठीक है, और ये कहलाता है हमारा मध्य शीरा। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। फलक किसे कहते हैं। फलक भी हम, पत्तियों के जो चौड़े वाले भाग हैं उसे ही हम फलक कहते हैं। अभी पीछे मैंने आपको चित्र बना के पूरा समझाया हुआ है। फलक, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जालिका रूपी शीरा विन्यास क्या होता है, पत्तियों पर मध्य शीरा के दोनों ओर जाल जैसे डिजाइन को जालिका रूपी शीरा विन्यास कहते हैं। जैसे कि पीपल के पत्तों में आपको दिख जाएंगे, तुलसी के पत्तों में दिख जाएंगे ये, तो इस तरह के पत्तों में ये जालिका रूपी, नीम के पत्तों में भी होते हैं जालिका रूपी शीरा विन्यास। साथ में है देखिए समांतर शीरा विन्यास किसे कहते हैं। पत्तियों पर जब शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इन्हें समांतर शीरा विन्यास कहा जाता है। जैसे कि मक्का, घास और इस तरह के लंबे पत्ते वाले लंबे पत्ते जिन पौधों के होते हैं उनमें समांतर शीरा विन्यास पाया जाता है। और इनकी जड़ें क्या होती हैं, इनमें जो जड़ें पाई जाती हैं वो रेशेदार जड़ें होती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं और इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वे करते हैं। और इस प्रक्रम में क्या होता है, ऑक्सीजन निष्कासित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं भोजन बनाने के प्रक्रम में, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में, और वो ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं, यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वृक्ष क्या होते हैं, बहुत ऊंचे पौधे जिनके तने सुदृढ़ एवं लकड़ी की तरह होते हैं तथा जिनमें शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं, इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। झाड़ी क्या होते हैं, कुछ पौधे में जो शाखाएं होती हैं तने के आधार के समीप से निकलते हैं। तना कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहा जाता है। शाक हरे और कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं, जो कि मुख्य रूप से जो शाक होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि केवल ये एक ही सीजन में, एक ही मौसम के लिए होते हैं। जैसे धनिए का पौधा है, टमाटर का पौधा है, बैंगन का पौधा है, तो ये एक खास सीजन में पाए जाते हैं। तो जो शाक होते हैं सिर्फ एक सीजन में पाए जाते हैं। मूसला जड़, जिन जड़ों में एक मुख्य जड़ तथा मुख्य जड़ के दोनों ओर पतली और छोटी छोटी बहुत सारी जड़ें होती हैं, तो इस मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं, जबकि छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहा जाता है। झकड़ा जड़ क्या होते हैं, जिन पौधों की सभी जड़ें एक समान होती हैं उन्हें झकड़ा या रेशेदार जड़ कहा जाता है। तो ये देखिए हमारा परिभाषा भी हो गया, और इसी से हो सकता है आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न भी, अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं जिनका एक शब्द में उत्तर देना होता है, वो इनमें से ही आते हैं। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपके वो क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह से करते रहिए। सारे प्रश्न उत्तर आपको मिल गए, आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए, याद कीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, जारी रखिए। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।